So hello guys, I am Manish and welcome back to our YouTube channel Coding Wizards. So guys, oops की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स के बारे में। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक मेंबर फंक्शन होता है क्लास का, जिसका नाम और क्लास का नाम सेम ही होता है, पहला पॉइंट। और दूसरा, कंस्ट्रक्टर्स एक क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम आता है। ये दो इसके की पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट हुआ कि वो एक मेंबर फंक्शन होगा किसी भी क्लास का और उसका नाम और क्लास का नाम सेम होगा और वो एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के काम में आएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का क्या मतलब होता है। तो गाइस, जैसे कि आपने यहाँ पे एक क्लास बना दी कोडिंग विजार्ड्स के नाम से, और इस क्लास के अंदर आपने कुछ भी XYZ किया, वो मैंने अभी लिख नहीं रखा है, कुछ भी आपने इसके अंदर फंक्शनैलिटी करी। उसके बाद आपने मेन फंक्शन के अंदर एक इसका ऑब्जेक्ट बनाया जिसका सिंटैक्स आपने ये रखा कोडिंग विजार्ड्स C1। तो जैसे ही आपने C1 ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो जब अपन क्लास की डेफिनेशन लिखते हैं तो कोई मेमोरी एलोकेट होती नहीं है। जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तभी मेमोरी एलोकेट होती है। तो जैसे ही हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया ना C1, तो जैसे ही C1 बनाया वैसे ही एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा कंपाइलर के थ्रू, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसमें होगा क्या, जैसे ही हमने लिखा कोडिंग विजार्ड C1, तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर के थ्रू कॉल हो जाएगा जो कि इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएगा। इसके पहले वो ऑब्जेक्ट सही मतलब बनी हुई नहीं थी। जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वैसे ही वो ऑब्जेक्ट मेमोरी में डिफाइन हो जाएगी। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड बाय द कंपाइलर। तो ये कंस्ट्रक्टर का रोल होता है। ये कंपाइलर ऑटोमेटिकली करता है जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसमें यूज़र को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम क्यों कंस्ट्रक्टर बनाते हैं? तो कंस्ट्रक्टर हम इसलिए बनाते हैं कि जैसे आपने C1 ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, पर इसके कुछ भी जो भी मेंबर वेरिएबल्स होंगे, लेट सपोज इसके मेंबर वेरिएबल्स है A, B, तो उनके अंदर कोई वैल्यू तो अभी है नहीं। वो तो यूज़र अलग से रखेगा, या तो वो मेंबर फंक्शन बना दे, या फिर वो अगर पब्लिक है तो वो मेन फंक्शन में डायरेक्ट एक्सेस करके उसके अंदर वैल्यू रख दे। पर हम लोग कंस्ट्रक्टर इसलिए बनाते हैं ताकि अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाई है और उसे हमें किसी तरह से इनिशियलाइज करना है तो हम एक मेंबर फंक्शन बना के भी कर सकते हैं, और दूसरा हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल करा के और उस चीज़ को इनिशियलाइज कर देते हैं। तो कंस्ट्रक्टर्स का हमारे लिए यही रोल है। अब कंस्ट्रक्टर्स को कैसे बनाना है, क्या करना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ इस एग्जाम्पल के थ्रू। आपने क्लास बनाई कोडिंग विजार्ड के नाम से। अब जैसे कि मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था कि वो एक मेंबर फंक्शन होगा कंस्ट्रक्टर, तो हमने ऐसे ही एक पब्लिक मेंबर फंक्शन की तरह इसे डिफाइन किया है और इसका नाम और क्लास का नाम सेम होगा। तो क्लास का नाम है कोडिंग विजार्ड्स, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी हो गया कोडिंग विजार्ड्स, और यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस लगा है जो कि बता रहा है फंक्शन है, और ये इसके अंदर अभी मैंने कुछ नहीं लिखा है। तो ये जो बॉडी है ना, यही वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो कंपाइलर खुद बनाता है, जिसके अंदर फिलहाल कुछ नहीं होता है अगर यूज़र ने डिफाइन नहीं किया हो। तो ये सिर्फ ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करता है। और अब हमने ये बना दिया है यदि ऑब्जेक्ट में, तो कंपाइलर नहीं बनाएगा। अगर हमने नहीं बनाया होता तो कंपाइलर खुद कॉल कर देता है। अगर उसको नहीं मिलता है कंस्ट्रक्टर तो वो खुद करता है, नहीं अगर हमने बनाया हो तो वो इसी को एग्जीक्यूट करता है। तो ये एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन गया मेमोरी के अंदर जो कि कंपाइलर ने बनाया है वैसा। और इसके कुछ फीचर्स होते हैं कंस्ट्रक्टर के फीचर्स ये होते हैं कि यहाँ पे हमने जैसे आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो आगे हम बात करेंगे पैरामीटराइज्ड और कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में, उसके अंदर हम लोग आर्ग्यूमेंट दे भी सकते हैं। तो आर्ग्यूमेंट 0 और मोर भी हो सकती हैं। और इसका दूसरा एक बहुत मेन पॉइंट ये है कि कंस्ट्रक्टर जो होता है उसका ना कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। जैसे कि हम एक मेंबर फंक्शन बनाते हैं, अगर यहाँ पे लेट सपोज, तो हम लोग क्या लिखते, जैसे हमने लिख दिया void fun और एक फंक्शन बनाया, इसके अंदर कुछ भी काम होगा तो इसका रिटर्न टाइप void है। कोई और फंक्शन बनाएंगे तो उसका इंट हो सकता है, पर जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमने कोई रिटर्न टाइप मेंशन नहीं किया है। हमने सीधा कंस्ट्रक्टर बस क्लास का नाम लिखा, फंक्शन के लिए पैरेंथेसिस लगाया और वो कंस्ट्रक्टर बन चुका है। तो इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। ये इसका एक की पॉइंट है। और इसका की पॉइंट क्या है कि ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है कंपाइलर के थ्रू। तो ये था कंस्ट्रक्टर के बारे में बेसिक की होता क्या है, कैसे वर्क करता है और कैसे बनाना होता है। अब कंस्ट्रक्टर 3 टाइप के होते हैं, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और एक कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब मैं आपको इन तीनों कंस्ट्रक्टर के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये वही कंस्ट्रक्टर है जो कंपाइलर कॉल करता है, कॉल बाय कंपाइलर है ना, जब हम खुद क्रिएट नहीं करते तब। और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की एक खासियत होती है कि इसके अंदर नो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, माने कि इसका जो ब्रैकेट होता है, ये पैरेंथेसिस, इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं होते हैं। ये नो आर्ग्यूमेंट्स का कंस्ट्रक्टर होता है।
अब इसका हम एक बार वर्किंग एक प्रोग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। इन तीनों की हम एक ही प्रोग्राम के थ्रू वर्किंग और कैसे डिफाइन करना है, कैसे काम होगा, वो सारा हम एक ही प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। तो ये एक प्रोग्राम है, इसमें पहले मैं अननेसेसरी पार्ट जो है अभी हमारे लिए उसे मैं कमेंट कर देता हूँ और आपको सिर्फ डिफ़ॉल्ट के बारे में बताता हूँ, फिर इन पार्ट्स पे भी हम धीरे धीरे आएंगे। तो गाइज़ अभी आप बची हुई क्लास देखिए, इसके अंदर क्लास है कोडिंग विजार्ड्स। हमने प्राइवेट में दो वेरिएबल्स बनाए, इंट ए कॉमा बी, क्लास के अंदर पब्लिक लिखा, उसके अंदर हमने एक प्रिंट डेटा फंक्शन बनाया जो कि क्या करेगा, इन ए और बी की वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगा। ठीक है गाइस, अब है ना हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज करना है मतलब उनके मेंबर वेरिएबल्स जो है उसके अंदर हमें वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है। तो अब हम वो काम किससे करेंगे, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से। अभी आप देखो मैंने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया इसके अंदर। अब मेन फंक्शन की भी एक बार बात कर लेते हैं। उसके अंदर सिंपली मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और प्रिंट डेटा फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है गाइस, अब मैं ना इसके अंदर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। जैसे मैंने पब्लिक में लिख दिया कोडिंग विजार्ड्स, जो कि हमारी क्लास का नाम है, हमने जो ऊपर डिफाइन करी थी, ये डिफ़ॉल्ट है। और लेट सपोज है ना, मैंने इसके अंदर वैल्यूज़ में चाहता हूँ कि ए जो है उसकी वैल्यू 10 हो, बी जो है उसकी वैल्यू 5 हो। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ए बराबर 10, बी बराबर 5। अब इसमें होगा क्या कि जैसे ही कोडिंग विजार्ड C1 सेमीकोलन, जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, C1 हमारी ऑब्जेक्ट है, C1 ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो C1 ऑब्जेक्ट के लिए जो डब्बा बना होगा ना मेमोरी में, जिसके अंदर ए और बी वेरिएबल्स होंगे और प्रिंट डेटा फंक्शन होगा, उस डब्बे के अंदर ए और बी की वैल्यू 10 और 5 असाइन हो जाएगी। और फिर जब C1 डॉट प्रिंट डेटा करेंगे तो वैल्यू ऑफ ए बराबर 10, वैल्यू ऑफ बी बराबर 5। तो इस तरह से हमारी ऑब्जेक्ट हो जाएगी इनिशियलाइज। ए और बी की वैल्यूज़ हमने इसके अंदर डाल दिए। मैं आपको ये प्रोग्राम भी रन करके दिखा देता हूँ। पहले जो हमने समझने के लिए पार्ट लिखा था, इसको कमेंट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पार्ट एग्जीक्यूटेबल तो है नहीं, हमने इसमें थ्योरी लिख रखी है इसीलिए। अब गाइज मैं आपको इस फंक्शन को, सिर्फ इस प्रोग्राम को रन करा के दिखा देता हूँ, बाकी थ्योरी को भी हम कमेंट कर देते हैं जो वीडियो में आगे आने वाली है। ठीक है गाइज, तो अब मैं इस फंक्शन को रन करता हूँ। सो गाइज अब हमने ये प्रोग्राम रन कर लिया है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स का, और अब हमने जैसे इसका आउटपुट निकाला तो आउटपुट आ रहा है द वैल्यू ऑफ ए इज़ 10 एंड बी इज़ 5 आउटपुट विंडो के अंदर। तो हमारा ये कंस्ट्रक्टर इससे पता चलता है कि सही से वर्क कर रहा है और हमने जो 10 और 5 दो वैल्यूज़ यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवाई थी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू, वो इनिशियलाइज़ हो चुकी है। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट तो हम देख चुके हैं यहाँ पे। अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का जो कोड है वो मैं आपको दिखा देता हूँ और इसका मतलब बता देता हूँ। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का क्या मतलब होता है कि जिसमें हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराते हैं यूजिंग पैरामीटर्स। मतलब कि यहाँ पे तो जैसे मैंने वैल्यू दे दी ए बराबर 10 और बी बराबर 5 और एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करा लिया, पर हमेशा ये थोड़ी है कि हमें 10 और 5 ही देनी पड़ेगी और ऑब्जेक्ट की वैल्यू, क्योंकि इसमें तो चाहे आप कोडिंग विजार्ड के कितने भी ऑब्जेक्ट बनाओ, 10 और 5 से हर ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा और ये दो वैल्यूज़ कभी स्टैटिक रहेंगी भी नहीं। हर ऑब्जेक्ट के हिसाब से यूज़र अलग अलग दे सकता है और जैसे यूज़र देगा उस हिसाब से होगा काम। तो हमें पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज़ करना पड़ेगा जब हमें वैल्यूज़ हर ऑब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक अलग अलग लेनी हो। तो गाइस देखिए, मैंने ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का इसी फंक्शन के लिए कोड लिखा है। हम तीनों कंस्ट्रक्टर इसी प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कोडिंग विजार्ड्स, वही सिंटैक्स, हमारा वो क्लास का नाम। उसके बाद यहाँ पे दो पैरामीटर्स हमने लिए हैं, इंट एक्स और इंट वाई, जैसे हम फंक्शन में रिसीव करते हैं वैसे। और फिर मैंने क्या किया है, ए बराबर एक्स और बी बराबर वाई, माने कि ए में तो एक्स की वैल्यू असाइन हो जाएगी, बी में वाई की वैल्यू असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक फंक्शन की तरह ही हुआ जहाँ पे हमने एक्स और वाई एज एन आर्ग्यूमेंट लिए और उसे ए और बी में कर दिया इनिशियलाइज। और बाकी हमारा फंक्शन सेम है। मैं आपको मेन फंक्शन में इसकी वर्किंग दिखा देता हूँ हमने आके किया कैसे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हम लोगों ने इसके अंदर लिख दिया कि है ना, एक इंट एक्स और इंट वाई एक वेरिएबल बना दिए, दोनों को हमने इनपुट विंडो से सीन करवा लिया, यानी कि दो वैल्यूज़ वो है जो यूज़र देने वाला है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराने के लिए। फिर हमने कोडिंग विजार्ड C1 वही जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे ही बनाई, पर इसका सिंटैक्स क्या होगा, पैरामीटराइज्ड का हम लोग ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में लिख देंगे एक्स कॉमा वाई। हमें दो पैरामीटर्स पास कराने तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया एक्स कॉमा वाई। हमें तीन पैरामीटर्स पास कराने होते तो हम तीन पैरामीटर्स को इनपुट लेते, हम लिख देते एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड C1 के ब्रैकेट में। तो इस तरह से हुआ क्या कि एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगी C1 उसके अंदर ये तीन पैरामीटर्स पास होंगे जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो दो पैरामीटर्स। और फिर यहाँ पे वो यहाँ पे कंट्रोल जाएगा जहाँ पे दो पैरामीटर्स को रिसीव करेगा और फिर ए की वैल्यू को एक्स के बराबर और बी की वैल्यू को वाई के बराबर इनिशियलाइज कर देगा।
तो जैसे हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हमने ना लेट सपोज इनपुट में हमने यूज़र ने वैल्यू दे दी, एक्स की वैल्यू तो दे दी 10 और वाई की वैल्यू लेट सपोज दे दी 20। तो अब होगा क्या, C1 10,20 लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इंट एक्स की जगह जाएगा 10, वाई की जगह जाएगा 20, और जो ये ऑब्जेक्ट है C1 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के लिए ए में वैल्यू असाइन हो जाएगी 10 और बी में वैल्यू असाइन हो जाएगी 20। तो गाइज अब हम इस फंक्शन को रन करा के बता देते हैं कि ये सही आ रहा है आउटपुट की नहीं। तो जैसे ही मैंने फंक्शन को रन कराया तो सबसे पहले तो हमें इनपुट देना चाहिए इसके अंदर, यूज़र ने जो दिया है इनपुट, तो हमने इनपुट में दे दिया 10 और 20। और फिर इसकी क्योंकि यहाँ पे हमने इनपुट के लिए सीन लिया था, ये तो मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया 10 और 20, हमें इनपुट देना भी तो पड़ेगा। तो हमने इनपुट दिया और हमने रन करवा दिया। अब इसके अंदर हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, वैल्यू ऑफ ए इज़ 10 और वैल्यू ऑफ बी इज़ 20, जो कि यहाँ पे आ रहा है, वैल्यू ऑफ ए इज़ 10 एंड वैल्यू ऑफ बी इज़ 20। तो हमारे दो पैरामीटर्स जो हमने पास कराए थे उस हिसाब से चल चुका है। आप आउटपुट को चेंज भी कर सकते हैं, आप 5 और 7 ले लीजिए, तो आ जाएगा वैल्यू ऑफ ए बराबर 5 और वैल्यू ऑफ बी बराबर 7। तो इस तरह से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम लोग इनिशियलाइज करवा देते हैं एक ऑब्जेक्ट को। तो गाइज अब हम हमारा नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर देखने वाले हैं जो कि है कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर में होगा क्या, उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ सिंटैक्स। तो हम ये पैरामीटराइज का तो कर देंगे कमेंट और कॉपी का कर देंगे हम लोग स्टार्ट। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे कि है ना, आप मेन फंक्शन में देखिए हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है ना, जैसे हमने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स बनाई, ठीक है गाइज, एक C1 बनाई एक C2 बनाई। C1 हमने वही ऑब्जेक्ट है जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से हम लोगों ने बना रखी थी। एक और ऑब्जेक्ट बना दी यहाँ पे कोडिंग विजार्ड C2 और लिख दिया इक्वल टू C1। अब इक्वल टू C1 लिखने से क्या होगा, जो C1 जिस तरह से इनिशियलाइज हुआ है ना कंस्ट्रक्टर से, उस तरह से ही C2 इनिशियलाइज हो जाएगा। मतलब कि C1 में वैल्यूज हमने लेट सपोज 10 और 20 दी थी, तो अब जो C2 है ना उसमें भी 10 और 20 हो जाएंगी। तो इस सिंटैक्स को लिखने का क्या मतलब है कि ये कॉपी कंस्ट्रक्टर के पास कमांड जाएगा और वो क्या करेगा, इसको भी उसी तरह से इनिशियलाइज कर देगा जैसे C1 इनिशियलाइज हुआ था, तो वैल्यूज कॉपी हो जाएंगी। अब इस कॉपी कंस्ट्रक्टर का कोड क्या होगा, इसमें वैसे ही हम कोडिंग विजार्ड्स लिखेंगे, ब्रैकेट में कॉन्स्ट कीवर्ड आएगा, उसके बाद आएगा कोडिंग विजार्ड्स या फिर जो भी आपकी क्लास का नाम है वो आएगा। और हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट C1 को है जो वहाँ पे हमने रिसीव कर दिया। ये सिंटेक्स क्या बता रहा है, C2 बराबर C1। इसको हम कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन हो। C2 जैसे हमने लिख दिया कोडिंग विजार्ड्स, ये तो हमारी क्लास का नाम हो गया कोडिंग विजार्ड जो हमने बनाई रखी थी, और इसके बाद हम लोगों ने लिख दिया C2 जो कि हमारी नई क्लास है। आप पैरेंथेसिस में C1 लिख सकते हो। ये भी कॉपी कंस्ट्रक्टर का बिल्कुल सही वो है सिंटैक्स। इसमें वही आप एक तरह से ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे हम पैरामीटर्स पास करा रहे थे, यहाँ पे हम लोग पूरा एक दूसरा ऑब्जेक्ट पास करा रहे हैं इनिशियलाइज करने के लिए। या फिर ये सिंटैक्स भी लिख सकते हो, दोनों ही सिंटैक्स प्रेफरेबल है, जो भी आपको सही लगे। तो यहाँ पे हमने जैसे कि एक C1 को हमने यहाँ पे रिसीव कर लिया। अब हमने क्या किया है, ए की वैल्यू बराबर C1 डॉट ए, बी की वैल्यू बराबर C1 डॉट बी। तो क्या होगा कि ए जो है उसमें C1 का जो ए होगा यानी कि 10 वही चला जाएगा, और बी में C1 का जो बी है 20 वही चला जाएगा। तो इससे क्या हुआ, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट कॉपी हो चुका है। तो यानी कि दोनों में अब सेम वैल्यूज आने वाली हैं। तो सबसे पहले मैंने C1 डॉट प्रिंट डेटा यहाँ पे किया है और यहाँ पे C2 डॉट प्रिंट डेटा, तो दोनों की वैल्यूज आनी चाहिए हमारे पास सेम, जिससे हमें वेरीफाई हो जाएगा कि वह कॉपी कंस्ट्रक्टर सक्सेसफुली कॉल हो चुका है और वैल्यूज सक्सेसफुली कॉपी हो चुकी है। तो अब मैं आपको इसको रन करा के दिखा देता हूँ फिर से, ताकि तो गाइज अब जैसे ही हमने इस प्रोग्राम को रन किया है तो हमने यहाँ पे जैसे कि दो फंक्शंस करवाए थे C1 डॉट प्रिंट डेटा और C2 डॉट प्रिंट डेटा, तो दोनों में सेम वैल्यूज आनी चाहिए जो हमने x और y के लिए इनपुट में ली थी। तो जो हमारा लास्ट इनपुट विंडो है उसके अंदर हमने वैल्यूज डाली थी 5 और 7, पर यहाँ पे मैं आपको 10 और 20 डाल के भी दिखा देता हूँ, तो आपको उस हिसाब से समझ आ जाएगा। यहाँ पे दोनों में सेम स्टेटमेंट आएगा क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स को हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर आया है वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, और सिमिलरली वही आ गया वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20। तो लास्ट वाला है वो C2 के लिए स्टेटमेंट है, जो पहला वाला है वो C1 के लिए स्टेटमेंट है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है उसको हम लोग इस तरह से कॉल करा के और फिर हम लोग हमारा ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करा सकते हैं एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट की मदद से। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है डिस्ट्रक्टर्स। अब हमने कंस्ट्रक्टर तो देख लिया कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के काम आता है, पर अब डिस्ट्रक्टर के बारे में बात करते हैं कि डिस्ट्रक्टर क्या होता है।
डिस्ट्रक्टर जो होता है, अब कंस्ट्रक्टर है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराने का काम आता है, तो डिस्ट्रक्टर उनका उल्टा होगा, वो ऑब्जेक्ट को डी इनिशियलाइज यानी कि उसको डी एलोकेट करने का काम आता है। डिस्ट्रक्टर एक फंक्शन है जो कि कंपाइलर ऑटोमेटिकली कॉल कर देता है, जैसे कि कंस्ट्रक्टर में होता था, सिमिलर है। और है ना, अगर अपन लोग नहीं लिखेंगे उसे तो कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट करेगा, या फिर हम लोग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी लिख सकते हैं। इसमें एक फ़र्क ये है कि जो डिस्ट्रक्टर फंक्शन है ना, वो इनिशियलाइज होता है टिल्डे से, टिल्डे जो कि आपके कीबोर्ड में एस्केप बटन के जस्ट नीचे होता है। तो इसका एक सिंटैक्स इस तरह से हम देख सकते हैं कि जैसे हमने क्लास बनाई कोडिंग विजार्ड्स नॉर्मली, और इसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर भी कॉल करवा रखा है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये ना। तो अब ऐसे जैसे हमें एक डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर कॉल कराना, तो सेम सिंटैक्स से हमें लिखना है कोडिंग विजार्ड्स, वही कंस्ट्रक्टर जैसा सिंटैक्स, बस हमें सामने टिल्डे लगा देना है, जिससे कंपाइलर समझ जाएगा कि ये जो है ये डिस्ट्रक्टर है, और ये तब कॉल होगा जब ऑब्जेक्ट पूरा अपने स्कोप से ख़त्म हो चुका होगा और ये ऑब्जेक्ट की मेमोरी को डी एलोकेट कर देगा या फिर डी इनिशियलाइज कर देगा। डिस्ट्रक्टर जो होते हैं उनका भी वही सेम सिग्निफिकेंस होता है कि नाम सेम होगा, और है ना उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, और है ना उसके अंदर बस इसके अंदर एक ये फ़र्क है कि डिस्ट्रक्टर के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं जा सकते। जैसे कि कंस्ट्रक्टर तो अपन ने कॉपी बनाया था, पैरामीटराइज बनाया था, तो हम उसके अंदर वैल्यूज़ भी पास करे थे। डिस्ट्रक्टर हमेशा डिफ़ॉल्ट ही होता है, और डिस्ट्रक्टर के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं जा सकती। तो जनरली प्रोग्रामिंग में कोई भी कोडर या डेवलपर डिस्ट्रक्टर नहीं बनाता है, क्योंकि इसको बनाने का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि कंपाइलर खुद भी बना देता है और आपके ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली C++ में डी एलोकेट हो जाती है। तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में आप अपने डाउट्स भी बता सकते हैं, और हमारे चैनल कोडिंग विजार्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको भी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का टॉपिक अच्छे से समझ आ सके। तो मिलते हैं गाइज